Hello everyone. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Today we'll discuss the next and important topic of comparative politics, which is decolonization. After watching this video, you will be familiar with meaning, factors and features of decolonization. So let's begin. The term decolonization has been defined different by historians. The basic meaning of decolonization is becoming free from colonial rule. It means transfer of power from imperial entities to the indigenous people, that is, complete sovereignty. The basic meaning and basic definition of decolonization is process by which colonies become independent of the colonizing country. Short period of about 25 years post World War II, during which colonizers were forced to transfer power and grant political sovereignty to the colonies. Decolonization is described as the collapse of colonialism or the claim of a previously colonized people for independence and self-determination. Decolonization is the downfall of colonialism, where a nation establishes and maintains its supremacy over dependent territories. Decolonization represented not only the transference of the legal sovereignty but also movement for moral justice and political solidarity against imperialism. Decolonization, therefore, also denoted rejection of superiority of European culture and civilization and reclaiming the indigenous culture and civilization. Thus, it refers both to the anti-imperialist political movement and to an emancipatory ideology which sought or claimed to liberate the nation and humanity itself. It refers to the process through which subject territories acquire independence. देखिए, जो ये डीकोलोनाइजेशन जो टर्म है, इसको डिफाइन किया जाता है अलग अलग हिस्टोरियंस के थ्रू, अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग मीनिंग्स में. इसका जो मेन मीनिंग जो है, जिसकी बेसिक टर्म का मीनिंग जो है वो ये है कि बिकमिंग फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल, कि जो कॉलोनियल रूल था उससे बिल्कुल फ्री हो जाना. ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाना पावर का फ्रॉम इम्पीरियल एंटिटीज से एक इंडिजीनियस पीपल के. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कॉलोनियलिज्म में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी लोग थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था अदर टेरिटरीज़ पर, अदर कंट्रीज़ पर. ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था. तो डीकोलोनाइजेशन उसका अपोजिट है. इसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाना पावर का इम्पीरियल एंटिटीज से एक इंडिजीनियस पीपल के हाथों में, यानी कि जो कॉलोनियल पावर जो है उससे निकलकर पावर किसके हाथ में आ जाए, इंडिजीनियस पीपल्स के हाथ में. देखिए, जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया पहले क्या था, ब्रिटिशर्स के अंडर में कॉलोनी था. ठीक है, जब वो आज़ाद हुआ तो उसके पास कंप्लीट सोवरेनिटी आ गई. अब वो अपने डिसीजंस अपने आप लेने लगा. ठीक है, ये नहीं है कि अब भी ब्रिटिशर्स के लोग ही डिसीजन ले रहे हैं. देखिए, इसको आप एक प्रोसेस पे कह सकते हैं जिसके अंदर जो कॉलोनीज़ होती हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करती हैं कॉलोनाइजिंग कंट्री से. ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ अबाउट 25 ईयर्स, अगर हम 25 साल के एक शॉर्ट पीरियड को देखें जिसमें कि पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ था, उसके बाद से ही जो कंट्रीज़ थे, जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थे, उनको इंडिपेंडेंट की अभिलाषा हुई. ठीक है, वो हर एक कंट्री जो था वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था. और बहुत से ऐसे भी कंट्री थे जिन्होंने पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होते ही, एंड होते ही अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया था. जो डीकोलोनाइजेशन जो है वो ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि बस ट्रांसफ़र हो जाना लीगल सोवरेनिटी का, बल्कि ये भी रिप्रेजेंट करता है कि मूवमेंट होना चाहिए मॉरल जस्टिस का एंड पॉलिटिकल सॉलिडरिटी का अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म. डीकोलोनाइजेशन जो है ये
ये भी रिप्रेजेंट करता है, डिनोट भी, ये भी डिनोट करता है कि इसके अंदर रिजेक्शन होना चाहिए सुपीरियरिटी ऑफ यूरोपियन कल्चर। जो भी यूरोपियन कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर था, उसका एकदम रिजेक्शन होना चाहिए। ये भी डिनोट करता है डीकोलोनाइजेशन। ये जो है ये रिक्लेम भी करता है इंडिजीनियस कल्चर को भी एंड सिविलाइजेशन को भी। ठीक है, ये चाहता है जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन कल्चर है, वो एकदम नष्ट हो जाए एंड इंडिजीनियस कल्चर एंड सिविलाइजेशन को बढ़ावा मिले। देखिए, डीकोलोनाइजेशन होने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने स्ट्रगल भी करे हैं एंटी कॉलोनिज्म के खिलाफ। जो लोग हैं वो इमेंसिपेटरी आइडियोलॉजी को अपनाना चाहते हैं, यानी कि एक हर तरफ आज़ादी चाहते हैं वो। ठीक है, दे सोट एंड क्लेम्ड टू लिबरेट द नेशन एंड ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। सो ये है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स एंड फीचर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन। Weakened European powers after two world wars. Rise of USA and USSR as superpowers with polar opposite ideologies. Rise of Germany and Japan as new imperial power. Setting up of United Nations and its role in giving voice to colonized nations. Anti-colonial struggle and nationalist movements in colonial nations. Independence of India and coming together of Afro-Asian against colonization. New discourse on civilization, ideological crisis post World War I. De-announcement of civilizing mission. These are the some factors of decolonization. देखिए, अगर हम फैक्टर्स को देखें डीकोलोनाइजेशन के, तो इसमें जो मेनली फैक्टर्स जो हैं वो ये है कि जो यूरोपियन पावर्स थी, जो वेस्टर्न पावर्स थी, आफ्टर टू वर्ल्ड वॉर, जो 2 वर्ल्ड वार हुए, उनसे वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। ठीक है, राइज ऑफ यूएसए का राइज हुआ, यूएसएसआर का राइज हुआ। एक सुपर, ये जो थे यूएसएसआर एंड यूएसए जो थे, ये एक सुपर पावर्स में उभरे, एक पोलर अपोजिट आइडियोलॉजीज़ के साथ। ठीक है, जर्मनी एंड जापान का भी उदय हुआ एक इंपीरियल पावर की तहत। सेटिंग हुई यूनाइटेड नेशंस की एंड उसके रोल की, गिविंग वॉइस टू कॉलोनाइज्ड नेशंस। ठीक है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स भी हुए, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी हुए, इवन देखिए इंडिया में भी हुए हैं, जिसमें मेन नाम महात्मा गांधी जी का आता है। इंडिपेंडेंस हुई इंडिया की। ठीक है, और जो एफ्रो एशियन जो थे वो अगेंस्ट हुए कॉलोनिज्म के। ठीक है, नए डिस्कर्स हुई, नई सोच पैदा हुई लोगों के दिमाग में, सिविलाइजेशन की, आइडियोलॉजिकल क्राइसिस हुए पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट के। ये सब जो हैं ये फैक्टर्स हैं जिन्हें आप फैक्टर्स बिहाइंड भी कह सकते हैं ऑफ डीकोलोनाइजेशन। लेट्स सी द फीचर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन। सडननेस is the main feature of decolonization. In 25 years, almost all colonial nations became independent. Anti-colonial struggle led by Western educated elites of the colonies, continuance of colonial institutional structure and socio-political system, greatly varying post-colonial experience, divide and quit, ethnic conflict, civil war, border conflict. So these are the main features of decolonization. देखिए, इसमें मेन फीचर जो आता है वो आता है सडननेस, कि अचानक से सब चीज़ हुई। ठीक है, क्या हुआ, 25 सालों के अंदर अंदर कॉलोनियल नेशंस जो थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे थे। ठीक है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हुए, वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स ऑफ द कॉलोनीज, कंटिन्यू होने लगी कॉलोनियल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड सोशो पॉलिटिकल सिस्टम। जो इसमें क्या था, ग्रेटली वेरिंग था पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस। ठीक है, डिवाइड एंड क्विट हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया एंड क्विट कर गए जब वहाँ से चले गए। ठीक है, एथनिक कन्फ्लिक्ट रह गए, सिविल वॉर रह गई, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट रह गया। जैसे कि इवन आज भी बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आता है, जैसे इंडिया एंड चाइना के बीच, पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच। सो ये क्या है, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है। सो ये क्या थे, ये मेन फीचर्स थे डीकोलोनाइजेशन के। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, और जिससे कि आपको नई नई जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।